हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ। तो आज फिर एक नई कहानी की एक्सप्लेनेशन लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ, जिसे शुरू करने से पहले एक छोटा सा नज्म पेश करना चाहूंगी। मोहब्बत लिबास नहीं जो हर रोज बदल दी जाए, मोहब्बत लिबास नहीं जो हर रोज बदल दी जाए। मोहब्बत तो वो कफन है जिसके नाम की पहन ली, वो मौत होने पर भी तन से अलग ना हो पाए, वो मौत होने पर भी तन से अलग ना हो पाए। तो आज की कहानी का टाइटल है माफिया क्वींस ऑफ मुंबई। इस कहानी के लेखक हैं हुसैन जैदी और जेन बॉर्जेस। ये बुक में 13 इंडियन लेडी डॉन की सच्ची कहानियां हैं। मैं उनमें से एक कहानी को आज एक्सप्लेन करूंगी। लेखक हुसैन जैदी साहब की बात करें तो ये भारत के एक प्रसिद्ध क्राइम राइटर में से एक हैं। इन्होंने काफ़ी वक्त से मुंबई माफिया के बारे में डिटेल्स में लिखा है। इनकी लिखी बुक्स पे प्रसिद्ध मूवी जैसे ब्लैक फ्राइडे और गंगूबाई भी बनी है। गंगूबाई मूवी इनकी इसी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई की एक कहानियों में से एक है। जेन बॉर्जेस की बात करें तो ये एक जर्नलिस्ट रह चुकी है और प्रसिद्ध नॉवल बॉम्बे बालचाव की भी राइटर है। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ, जो कि सपना दीदी की है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कहानी के मुख्य किरदारों को जान लेते हैं। यह कहानी सपना दीदी यानी अशरफ खान की है। अशरफ के शौहर का नाम महमूद कालिया है, जो मुंबई के डॉन दाऊद के अंडर काम करता था। हुसैन उस्तारा दाऊद का दुश्मन में से एक था। उस्मान महमूद के जानने वालों में से एक था। एन शेख एक सब इंस्पेक्टर था और कहानी में कुछ अन्य किरदार भी हैं जो कहानी के दौरान आपको पता चलेगा। उस सुबह अशरफ के मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। बुरे सपनों की वजह से उसकी नींद जल्दी ही खुल गई थी। उसने अपने मन को इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रखी थी, पर उसे सुकून नहीं महसूस हो रहा था। इसलिए उसने अपनी पुरानी सहेली से जाकर मिलने का फैसला किया। वो जाने के लिए तैयार हो ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज सुनी। पहले भी उसने कई बार कई चीजों के लिए दरवाजे को खोला था, चाहे वो चोर हो, पुलिस हो या कोई और अक्सर वो लोग कुछ बुरी खबर ही लेकर आते थे। आज वो ऐसे किन्हीं लोगों से मुलाकात नहीं करना चाहती थी। हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला और तब उसके एक पड़ोसी ने बताया महमूद भाई ने दुबई से उसे कॉल किया था और उन्होंने बताया कि वह दोबारा कॉल करेंगे। यह सुन अशरफ की बेचैनी को थोड़ा सुकून मिला और अपने चप्पल पहनकर बिना अपने घर को बंद किए वो अपने पड़ोसी के घर महमूद के फोन कॉल के लिए चली गई। बात होने पर उसे महमूद ने बताया कि वह उसी शाम वापस आ रहा था और उसने अशरफ को लेने उसे एयरपोर्ट बुलाया था। यह 10 दिन बाद था जो अशरफ ने महमूद की आवाज सुनी थी और शायद इस दूरियां के बावजूद महमूद ने अशरफ की बेचैनी को समझ लिया था। इस छोटे से वाक्य ने अशरफ के मन में खुशी की लहर भर दी थी और अशरफ जल्दी से भागकर तैयार होने चली गई अपने शौहर महमूद से मिलने के लिए। अशरफ एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसकी पहली बार महमूद से मुलाकात उसके एक दोस्त के निकाह पर हुई थी। कुछ समय बाद जब महमूद ने अशरफ को निकाह के लिए पूछा तो उसने एक पल में ही हाँ कह दिया था। उनके रिश्ते को 5 साल हो गए थे और महमूद की जिंदगी का बस एक ही मकसद था, अशरफ को खुश रखना। हालांकि अशरफ एक बहुत ही कड़े परिवार से आती थी, पर महमूद के साथ निकाह के बाद उसने एक अलग आजादगी का एहसास को पाया था। उसे वह घुमाता फिराता और रानियों जैसी जिंदगी दे रखी थी। महमूद का अशरफ के लिए बेइंतहा मोहब्बत ही था, जो अशरफ को उसकी एक पल की दूरी भी खल जाती थी। बस दिक्कत यह थी कि महमूद जीने के लिए क्या काम करता है, अशरफ को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। महमूद के काले रंग की वजह से जिस लोग के साथ वह काम करता था वह उसे महमूद कालिया कहकर बुलाते थे। यह बात अशरफ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उसके आपत्ति जताने पर भी महमूद उसे लोगों का प्यार कहकर उसे काट देता था और उसने अपने काम की सच्चाई तो कभी अशरफ तक लाई ही नहीं थी। घड़ी में 3 बज चुका था। अपने गहनों के साथ अच्छे से सजकर अशरफ टैक्सी से एयरपोर्ट की तरफ चली गई
और 4 बजे तक वो वहां पहुंच चुकी थी। सभी लोग कुछ न कुछ तोहफे लेकर खड़े थे, पर अशरफ जानती थी महमूद की खुशी चीजों में नहीं बल्कि अशरफ में है। भीड़ में देखते हुए उसने पुलिस की गाड़ी को भी खड़ा देखा। उसे अपने शौहर और पुलिस के बीच कुछ ठीक नहीं होने का एहसास तो था, पर उसने सामने में किसी पुलिस वाले को ना देखने पर इस चीज को अनदेखा कर दिया था। 5 बजे के करीब अशरफ का इंतजार खत्म हुआ। भीड़ में ढूंढने पर अशरफ और महमूद की नजर एक दूसरे पर पड़ी। अशरफ अपने कदम अपने शौहर के तरफ बढ़ा ही रही थी कि एक झुंड के लोगों के साथ महमूद अचानक गायब हो गया। उसी झुंड के एक आदमी ने हवा में 3 गोलियां चलाई। गोलियां की आवाज सुनते ही वहां भगदड़ मच गई। लोग इधर से उधर भागने लगे, पर इस उम्मीद में कि महमूद उस भीड़ में आकर अशरफ को पकड़ लेगा, उसे अपने साथ ले जाएगा। अशरफ अपने जगह से नहीं हिली और उसकी आंखें बस महमूद को ढूंढ रही थी। इस शोर शराबे में उसने पार्किंग से अचानक गोलियों की आवाज सुनी और देखने पर उसे पुलिस की गाड़ियां भी नहीं दिख रही थी। उसका दिल अचानक से बैठ सा गया था। वो पार्किंग की तरफ भागी। तभी उसने वहां एक एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी को जाते हुए देखा। महमूद की खोज में वो पुलिस के पीछे पीछे भागने लगी। एक टैक्सी के पास खून की नदी जैसे मानो बह रखी थी और सफेद लकीरों से पुलिस वालों ने उसे घेर रखा था। यह नजारा देख अशरफ के पैर मानो जम ही गए। अब तक जिस शौहर के मुस्कुराहट के इंतजार में वह थी, अचानक उसी की कोई खबर नहीं थी। अचानक उसने पुलिस से मुर्दे को कूपर हॉस्पिटल ले जाने की बात सुनी। वहां जाने पर लोगों से उसे पुलिस स्टेशन जाने को बोला। अशरफ अब तक जो अपने पति के साए में जी रही थी, एक पल में मानो उसने खुद को लोहा सा कड़ा कर लिया था। अब पुलिस वाले ने उसे जे हॉस्पिटल जाने को कह दिया था। वहां जाकर उसे पता चला महमूद खान नाम का एक गैंगस्टर आज पुलिस एनकाउंटर में सेंटा क्रूज एयरपोर्ट में मारा गया है। यह सच नहीं हो सकता था। उसने मुर्दे का शरीर देखने की मांग की। मुर्दे घर में घुसते ही वह कांपने लगी। नर्स ने उसके हाथ थामते हुए उसे मुर्दे के शरीर को दिखाया। यह महमूद ही था। यह वही था जिसने कुछ घंटे पहले उसे देखा था। यह उसका शौहर ही था जो भीड़ में गुम होने से पहले उसे देख मुस्कुरा रहा था। अशरफ के आंसू पोंछने वाला मर चुका था। उसने उसके मुर्दे शरीर को एक आखिरी बार गले लगाया और फिर दूसरे दिन महमूद को दफन करने दिया गया था। कब्रिस्तान में उसे जाने की इजाजत तो नहीं थी, पर वो वहीं बाहर खड़ी रही। पर कोई तो था जो उस पे नजर रख रहा था। लकड़ी की गुड़िया के जैसे दर्द से भरी उसकी आंखें अब सूख चुकी थी। नमाजे जनाजे के बाद सबके चले जाने पर वह महमूद के कब्र पर गई और वहां अपने घुटनों पर गिर गई। गीले मिट्टी में अपने हाथ डाल अपने शौहर के बारे में सोचने लगी। बहुत वक्त तक वहां रोने के बाद जब उसने जाने का फैसला किया, तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आकर उसे पानी के लिए पूछने लगा। उस बूढ़े ने अपना नाम उस्मान बताया। शोक जताते हुए उसने अशरफ को बताया वो उसके शौहर महमूद को बहुत अच्छे से जानता था और वो यह भी जानता था महमूद को किसने मरवाया है, और वो महमूद का ही नहीं बल्कि उस्मान का भी दुश्मन था, और वो एक आदमी यहाँ नहीं बल्कि दुबई में बैठा था। यह सुन अशरफ सोच में पड़ गई, क्योंकि अस्पताल में उसने सुना था एक पुलिस इमानुल अमोलिक ने उसके शौहर पर 4 गोलियां चलाकर उसे मारी थी, और अब उस्मान किसी और को ही उसके मौत का जिम्मेदार बता रहा है। पर वह जानती थी महमूद दुबई में किसी से बहुत करीब था और वह किसी से मिलने और काम के सिलसिले में दुबई जाया आया करता था। कातिल का नाम पूछने पर उस्मान ने अशरफ को दाऊद का नाम बताया। आगे की बात बताते हुए उसने बोला, दाऊद ने महमूद को कुछ काम दिया था जिसे महमूद ने करने से इनकार कर दिया था, इसलिए दाऊद ने पुलिस को महमूद की खबर देकर ये पूरा मौत का खेल सजाया था।
अशरफ जानना चाहती थी क्या कोई और वजह नहीं थी उनके बीच के समझौते की। तो इस पर उस्मान बोला, दाऊद महमूद के जरिए अपने लोगों के लिए एक मिसाल कायम करना चाहता था। वो लोगों को दिखाना चाहता था कि अगर किसी ने उसकी बात ना मानी तो उनका क्या असर हो सकता है। महमूद के मौत को लेकर यह पहली बात थी जिसमें अशरफ को सच्चाई नजर आ रही थी। महमूद कुछ समय से काफ़ी परेशान था और वो अपने बॉस से मिलने और कुछ मामलात सुलझाने के लिए दुबई गया था। फिर उस्मान ने अशरफ को दाऊद से बदला लेने की बात करते हुए उसे उकसाया और फिर उसे हुसैन उस्तारा के बारे में बताया। ऐसे तो बहुत कम ही लोग थे जो दाऊद के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते थे और हुसैन उस्तारा उनमें से एक था। वो दाऊद के बारे में सब कुछ जानता था और वह उससे नफरत करता था। उसकी अपनी एक टोली थी और वो औजारों इस्तेमाल करने में भी उस्ताद था। किसके खिलाफ खड़े होने का और किससे बदला लेने का फैसला अशरफ ने किया था, यह भोली भाली अशरफ बिल्कुल भी नहीं जानती थी। अब तक जो अपने शौहर के साये में महफूज थी, दुनिया के दाव पेच से दूर थी, अपने शौहर के मौत का बदला लेने उसने दुनिया के सबसे खतरनाक डॉन के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया था। अपने आने वाले फैसले का अंजाम ना जानते हुए अशरफ बस हुसैन उस्तारा के पास मदद के लिए चली जाती है। वैसे तो उस्तारा यूं ही किसी की मदद नहीं करता था, पर अशरफ को देखते ही उस्तारा उसकी खूबसूरती से आकर्षित हो जाता है। खूबसूरती तो एक तरफ थी, पर उसकी बातों ने उस्तारा को चौंका दिया था। अशरफ 6 दिन की बेबा थी, नादान नासमझ थी, जो कि दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक गुंडे के खिलाफ खड़े होने और उससे बदला लेने की हिम्मत रखती थी। अशरफ ने अपने बदले लेने का लक्ष्य तय कर लिया था और वो अपने कोशिशों में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। वो धीरे धीरे बंदूक चलाने की कला के साथ साथ खुद को बचाने की कला भी सीखने के लिए अपना वक्त देने लगी। 2 महीने की कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद अशरफ ने खुद की बचाव, अलग अलग औजारों चलाना और बाइक चलाने में निपुणता हासिल कर ली थी। अशरफ का दिल और मकसद दोनों ही साफ था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के मौत का बदला लेना चाहती थी, पर उस्तारा का दिल दिन पर दिन अशरफ के लिए बदल ही रहा था। वो खुद को अशरफ में खो रहा था और उसके तरफ आकर्षित हो रहा था। हालांकि अशरफ से उस्तारा के मन की बात छुपी नहीं थी, पर वह उसे कभी कुछ नहीं कहती थी। अशरफ बहुत ही नादान थी। उसे दाऊद के पहुंच और ताकत का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। उसने उस्तारा को बिना बताए एक लॉयर के मदद से इंस्पेक्टर इनामुल आमोलिक के ऊपर शौहर के एनकाउंटर का केस कर दिया था। उसे लगता था जब कोर्ट में यह केस की सुनवाई होगी तब दाऊद को कोर्ट में जवाब देने मुंबई आना होगा और तभी वो दाऊद को मार डालेगी। वो इस बात से बेखबर थी कि दाऊद के खिलाफ कितने ऐसे केस चल रहे होंगे और वह इस केस को अपनी जीत समझ रही थी। उस्तारा ने यह बात अशरफ के मुंह से सुनने के बाद उसे उसकी नादानी का एहसास दिलाते हुए उसे बताया यह छोटे मोटे कोर्ट केस से दाऊद का कुछ नहीं बिगड़ने वाला था और अगर वह उसका कुछ नुकसान करना ही चाहती है तो उसे दाऊद के जुए के धंधे, पैसे वसूली के धंधे, डांस बार, नाइट क्लब और फिल्म प्रोडक्शन से आ रहे पैसों को रोकने का उपाय सोचना होगा। उस्तारा ने आगे बताते हुए अशरफ को बताया वह पुलिस का इन्फॉर्मर बनके दाऊद के खिलाफ काम करता है और उसकी खबरों को पुलिस तक पहुंचाता है। अशरफ बस किसी भी तरह दाऊद की मौत और उसका नुकसान चाहती थी और उसने बिना वक्त लगाए तुरंत कह दिया वह भी पुलिस की इन्फॉर्मर बनना चाहती है। उस्तारा ने अशरफ को और एक बड़े डॉन अरुण गवाली से मदद लेने का सुझाव दिया और अशरफ गवाली के पास मिलने भी चले गए। गवाली ने अशरफ को मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं जताई, इसलिए वह वापस आ गई थी। गवाली से मुलाकात के बाद अशरफ को एहसास हुआ उसका मुस्लिम नाम और पहचान हिंदू गैंगस्टर का उस पर विश्वास लाने में रुकावट बन रहा है।
तब अशरफ ने फैसला किया कि वह अपना नाम बदलकर सपना रख लेना चाहती है और वह यह नाम का इस्तेमाल मुंबई पुलिस और हिंदू गैंगस्टर के साथ करेगी। तो यहाँ से अशरफ सपना बन चुकी थी। उस्तारा के अंदाजे से भी बाहर सपना ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बहुत ही जल्द बड़ा मकाम हासिल कर लिया था। कुछ दिन के उस्तारा के मदद के बाद सपना अब रात के अंधेरों में मुंबई के सड़कों पर अकेली घूमती थी। दाऊद के अड्डों का पता करती और अपनी पहचान छुपाकर क्राइम ब्रांच तक सारी खबर अलग अलग टेलीफोन बूथ के जरिए पहुंचा देती थी। कुछ ही दिन में दाऊद के कई अड्डों को बंद कराने में सपना कामयाब हो चुकी थी। उस्तारा जो कई सालों में नहीं कर पाया था, वो सपना ने कुछ हफ्तों में कर दिखाया था और उधर वो अपनी ट्रेनिंग भी हर रोज कर रही थी। पर सपना यह नहीं जानती थी जाने अनजाने में वो कई दुश्मन बना रही है। इधर उस्तारा सपना के लिए फिक्रमंद भी हो रहा था क्योंकि वह उसे खोना नहीं चाहता था। फिर उस्तारा ने सपना को दाऊद के और एक बड़े धंधे के बारे में बताया जो दाऊद को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। यह धंधा औजारों और नकली नोटों का व्यापार का था जो सरहद के पार हुआ करता था। अब सपना उस्तारा के साथ नेपाल जाने लगी दाऊद के धंधे में नुकसान पहुंचाने के लिए। उस्तारा के लिए सपना के साथ बिताया हर एक पल हसीन था और वह उसे प्यार भी करने लगा था। सपना भी अब उस्तारा को अपना अच्छा दोस्त मानने लगी थी और वह अपने बारे में और उस्तारा के बारे में जानने और बातें करने में दिलचस्पी लेने लगी थी। कभी गुंडों से लड़ते, कभी घायल होते और कभी जीत हासिल करते। अब उस्तारा और सपना दोनों दाऊद को बर्बादी की तरफ तेजी से बढ़ाने में कामयाब हो रहे थे। मुंबई में भी अब सपना लोगों के नजर में आने लगी थी जो दाऊद को नुकसान पहुंचाने वाली एक लड़की थी। इनकाउंटर इंस्पेक्टर पे किया कोर्ट केस सपना हार चुकी थी, पर अपने नाम की तरह उसे भरोसा था वो एक दिन जीत हासिल कर लेगी और इसके लिए वह बार बार कोर्ट में अपनी अर्जी लगा रही थी। उस्तारा उससे प्यार की वजह से उसे दुखी नहीं करना चाहता था और ये सब देखते हुए भी वह बस चुप रहता था। उस्तारा तो दिन पर दिन सपना के प्यार में पड़ रहा था, पर सपना महमूद के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती थी। एक दिन उस्तारा ने अपनी नादानियों में सपना के करीब आने की कोशिश कर ली, पर यह बात सपना को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वह उस्तारा से नाराज होकर तुरंत उस्तारा से दूर चली गई। उस्तारा ने सोचा था शायद उसका गुस्सा ठंडा हो जाने पर वह वापस आ जाएगी, पर उस्तारा नहीं जानता था यह उसकी सपना से आखिरी मुलाकात थी। उस्तारा से अलग होने के बावजूद भी सपना ने दाऊद से अपने बदले लेने का जुनून नहीं छोड़ा था। उसने नौजवान मुस्लिम लड़कों के साथ मिलकर उसका एक गैंग बना लिया था। तो यहाँ से अशरफ सपना दीदी बन चुकी थी। 2 साल बाद उस्तारा को खबर मिली सपना ने दाऊद के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा कदम लेने का फैसला किया है। शारजा में इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला था। यह मैच एक जगह था जहां दाऊद लोगों के सामने आता था। वैसे सपना न दुबई गई थी, न दुबई के बारे में कुछ जानती थी, न उसने कभी दाऊद को देखा था, पर सपना दाऊद को जानने के मकसद से ये सारे मैचेस देखने लगी। उसने सोचा था वह अपने कुछ आदमियों के साथ शारजा स्टेडियम में जाएगी जहां पर दाऊद निहत्था होगा। वो लोग कुछ कांच की बोतल, हील की चप्पल और छड़ी की मदद से दाऊद पर हमला करेंगे और कुछ मिनटों में दाऊद को मारकर वहां से निकल जाएंगे। इसी बीच दाऊद के बदले के ख्याल में सपना ने कुछ वक्त के लिए एक पुलिस से भी शादी किया था, हालांकि उसकी शादी चली नहीं। उधर दाऊद को अब भनक लग गई थी कि महमूद की बेगम उसकी जान की दुश्मन बन रखी है और सपना के दाऊद के मौत को घाट उतारने की पूरी प्लानिंग की खबर दाऊद के करीबी छोटा शकील तक पहुंच चुकी थी। उस्तारा तक भी ये बात आ चुकी थी कि छोटा शकील अब सपना के मंसूबे से वाकिफ है।
पर छोटा शकील ने औरतों के नुकसान न पहुंचाने का नियम बना रखा था और इसलिए उस्तारा ने सोचा वो लोग सपना को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सपना ने अब अपना ठिकाना हुजरा मोहल्ला में दाऊद के माता पिता के घर के करीब बना लिया था। यह बहुत ही खतरनाक और बहादुरी दोनों की बात थी। एक रात सपना ठंड लगने की वजह से बीमार पड़ी हुई थी। उसने अपने आदमियों को भी घर जाने को कह दिया था। 10 बजे के करीब 4 लोगों ने सपना के घर खंजर और पिस्तौल से आकर ढाबा बोल दिया था। सपना जो बीमार और निहत्ती थी, हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उन्होंने उसे पहले ही खींचकर जमीन पर गिरा दिया था। फिर वो लोग जोर जोर से उसकी पेट और हाथ पर हमला करने लगे। उसके पड़ोसी ने उसकी चीखों की आवाज सुनी पर कोई उसके मदद के लिए सामने नहीं निकला। दाऊद ने सपना की एक मौत को उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों के लिए एक उदाहरण बना देना चाहता था, इसलिए उसके गुंडों ने सपना को तकलीफ देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे एक बार मारने की बजाय उन्होंने उसे बुरी तरह से तड़पाया। उसकी मांसपेशियां घाव से और जमीन खून से भर दिया था। उस पर 22 चाकू, घोंपे और निशान बनाए। सारे पड़ोसियों ने यह जानते हुए कि वो लोग कौन हैं, अपने मुंह पर चुप्पी साध रखी थी। उस्तारा के हॉस्पिटल जाते तक सपना मर चुकी थी। दाऊद या उसके आदमी पर कभी कोई इल्जाम नहीं आया। उस्तारा के लिए सपना एक हसीन सपने की तरह थी जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाया। उस्तारा को सपना का ये दर्दनाक अंत देखकर बहुत अफसोस हुआ। उस्तारा यह अच्छे से जानता था दाऊद को मारना नामुमकिन है, पर उसने अशरफ को सपना बनने के सफर के रास्ते पर चलाया था। उस्तारा ने अशरफ के मौत का बदला लेने का ठान लिया था, पर उस्तारा का भी सपना सपना ही रह गया। 1998 की एक शाम उस्तारा जब एक औरत के साथ वक्त बिताकर उसके घर से बाहर आ रहा था, 8 आदमियों ने उस पर गोली की बरसात कर दी और उस्तारा की भी मौत उसी रात हो गई। उस्तारा जो खुद भी एक काबिल गुंडा था, पर उसे भी कुछ करने का मौका नहीं मिला और बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी मानिए तो मैं इस कहानी को पूरे 5 स्टार्स की रेटिंग दूंगी। पहली बात, अंडरवर्ल्ड की कहानी है ये और इसे लोगों के सामने लाना ही जिगर की बात है। लेखक साहब ने काफी रिसर्च और परेशानियों का सामना किया है और सच्चाई को सामने लाते हुए इस कहानी को लिखा है, तो मैं इस पर और कुछ ज्यादा ऐड नहीं करना चाहती हूँ। बस यह बोलना चाहती हूँ, अशरफ के बेइंतहा मोहब्बत ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। अगर आपने मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन को सुना है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक स्टोरी की एक्सप्लेनेशन सुनना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।